मतलब एक पल के लिए सोचिए, कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई इकट्ठा करता है, पाई पाई जोड़कर, हम्म। और वो एक जमीन खरीदता है। और वो भी आजकल के समय में जमीन खरीदना कोई छोटी बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। तो पैसे दे दिए जाते हैं, रजिस्ट्री हो जाती है, हम्म। स्टैंप पेपर पर सरकारी मोहर लग जाती है, और वो इंसान चैन की नींद सोता है कि चलो अब वो एक अचल संपत्ति का मालिक है। जी, एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जैसी फीलिंग होती है। हाँ, लेकिन फिर एक दिन अचानक कोर्ट का एक नोटिस आता है और पता चलता है कि भाई वो जमीन तो उसकी है ही नहीं। अरे बाप रे। और सबसे हैरानी की बात यह है हम्म। कि ये सब किसी बहुत बड़े फर्जीवाड़े की वजह से नहीं हुआ, हम्म। बल्कि सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कागजों पर पूरब की जगह पश्चिम लिख गया था। हम्म, सुनने में बहुत अजीब लगता है ना। हाँ, मतलब कोई सिर्फ एक दिशा गलत होने से अपनी करोड़ों की संपत्ति कैसे खो सकता है? देखिए, जब हम संपत्ति के दस्तावेजों और कानूनी विवादों की दुनिया में कदम रखते हैं तो चीजें वैसी स्पष्ट नहीं होती जैसी किसी मेडिकल एक्सरे में होती हैं। अच्छा। जी, एक्सरे में टूटी हुई हड्डी एकदम साफ दिख जाती है कि भाई यहाँ दिक्कत है। लेकिन प्रॉपर्टी के कागजातों का जो परिदृश्य है ना, वो एक बहुत ही उलझे हुए दलदल जैसा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, दलदल ही है एक तरह से। यहाँ एक छोटी सी लिपिकीय भूल या कह लें क्लर्क की गलती या फिर जानबूझकर की गई एक चालाकी पूरे मालिकाना हक को पलट कर रख सकती है। मैं एक एक्सपर्ट के तौर पर ऐसे मामले रोज देखती हूँ। और यही वजह है कि आज के हमारे इस डीप डाइव में हम जिस विषय की तह तक जाने वाले हैं वो रियल एस्टेट और जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा सबसे अहम हिस्सा है। जी, आज की इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। आज हम उन दस्तावेजों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों और जो रियल एस्टेट गाइडलाइंस का स्टैक हमारे पास है उसे डिकोड कर रहे हैं, और ये सब एक खास शब्द के इर्द गिर्द घूमता है। वो शब्द है चौहद्दी। बिल्कुल, चौहद्दी। सरल भाषा में कहें तो जमीन के चारों दिशाओं की सीमाएं। पहली नजर में ये एक उबाऊ कानूनी प्रक्रिया लग सकती है कि भाई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या ही है ये। हाँ, लोगों को लगता है कि बस फॉर्मेलिटी है। पर यकीन मानिए, दस्तावेजों को खंगालने के बाद ये किसी सस्पेंस या डिटेक्टिव स्टोरी से कम नहीं लगती। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। यहाँ तकनीकी नंबरों जैसे कि गाटा संख्या या खाता संख्या से कहीं ज्यादा ताकत इस एक छोटे से शब्द में छिपी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब संपत्ति के विवाद अदालतों में पहुंचते हैं तो वहां भावनाएं काम नहीं आती। मतलब आप रोककर नहीं कह सकते कि मैंने पाई पाई जोड़ी थी। हाँ, जज साहब तो कागज देखेंगे ना। बिल्कुल, वहां जानकारी और ठोस तथ्य ही सबसे बड़ा हथियार होते हैं। और चौहद्दी की जो अवधारणा है वो इस पूरी व्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ है। तो चौहद्दी का सीधा सा अर्थ यही हुआ ना कि उस जमीन के पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण में आखिर स्थित क्या है। जी, कोई सड़क है, कोई नदी है, या फिर किसी पड़ोसी का मकान है, यही चौहद्दी है। अब देखिए, दस्तावेजों को पढ़ते हुए एक बात जो बार बार उभर कर सामने आती है वो ये है कि कानून कागजों पर लिखे गए बड़े बड़े नंबरों से ज्यादा अहमियत जमीन की असल चौहद्दी को देता है। सही पकड़ा आपने। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों? मतलब अगर सरकारी रिकॉर्ड में कोई नंबर दर्ज है, जैसे सर्वे नंबर, तो वो सबसे सटीक पैमाना क्यों नहीं है? इसके पीछे का विज्ञान और तर्क बहुत स्पष्ट है, मैं आपको बताती हूँ। चौहद्दी कोई हवा में गढ़ी गई चीज नहीं है। अच्छा। ये जमीन पर मौजूद एक भौतिक वास्तविकता है, फिजिकल रियलिटी है। आप किसी नंबर को कागज पर गलत लिख सकते हैं, इंसानी तो लिख रहा है ना। हाँ, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन आप जमीन पर मौजूद जो सड़क है या कोई पुराना पेड़ है या पड़ोसी का पक्का मकान है, उसकी जगह को तो नहीं बदल सकते ना। अरे वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इस पर दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। उनका मानना है कि यदि किसी बैनामे यानी सेल डीड में चौहद्दी सही लिखी है, उसकी पहचान स्पष्ट है और वहां खरीदार का वास्तविक कब्जा है, तो बाकी चीजें गौण हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कागजों में रकबा मतलब क्षेत्रफल थोड़ा गलत लिखा है, या मान लीजिए गाटा संख्या 120 की जगह 121 दर्ज हो गई है, तो कानून ये मानकर चलता है कि ये सिर्फ एक क्लरिकल मिस्टेक है। 100%। न्यायालय की नजर में वो केवल एक लिपि त्रुटि या क्लर्क की गलती मानी जाती है। अगर चौहद्दी सही है तो क्षेत्रफल या गाटा संख्या में हुई किसी मानवीय गलती के कारण वो बैनामा निष्प्रभावी या जिसे हम इनफेक्चुअस कहते हैं वो नहीं होता। मतलब रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी। जी, कानून ये देखता है कि खरीदार का मूल इरादा उस विशिष्ट जमीन के टुकड़े को खरीदने का था जिसे उसकी सीमाओं से पहचाना जा सकता है, न कि सिर्फ किसी गणितीय नंबर को खरीदने का। ठीक है,
आइए इसे थोड़ा और व्यवहारिक रूप से समझते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बॉक्स में रखा हुआ कोई बहुत कीमती सामान। अच्छा, बॉक्स वाला उदाहरण। हाँ, सोचिए उस बॉक्स के बाहर एक बारकोड लगा है जो हमारा गाटा या खाता नंबर है। अब मान लीजिए प्रिंटिंग के वक्त वो बारकोड गलत छप गया है। मशीन की गलती से। बिल्कुल। लेकिन बॉक्स के अंदर का जो सामान है, जो कि हमारी चौहद्दी है, वो बिल्कुल सही है और वो बॉक्स सुरक्षित रूप से आपके हाथ में है। जी। तो कानून ये मानता है कि उस कीमती सामान के असली मालिक आप ही हैं, भले ही बाहर चिपका बारकोड कुछ और ही कहानी क्यों ना बता रहा हो। अरे, बहुत ही बढ़िया उपमा दिया आपने। और उस बॉक्स वाले उदाहरण को अगर हम जमीनी वास्तविकता से जोड़ें तो कानून भौतिक पहचान, जिसे आइडेंटिटी ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं, उसे कागजी नंबरों से ऊपर इसलिए रखता है क्योंकि नंबरों की प्रणाली इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए बनाई है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बिल्कुल। राजस्व विभाग या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के पुराने रजिस्ट्रों में इंसानी भूल की गुंजाइश हमेशा रहती है। कोई पटवारी या क्लर्क नंबर लिखने में चूक कर सकता है। ऐसा तो होता ही रहता है सरकारी दफ्तरों में। हाँ, लेकिन जमीन की जो चौहद्दी है वो उस विशिष्ट संपत्ति की असली पहचान होती है। ये तर्क तो बहुत ठोस लगता है। लेकिन स्रोतों में गहराई से जाने पर एक और बात समझ आती है कि कानून हर गलती को एक ही चश्मे से नहीं देखता। जी बिल्कुल नहीं देखता। कुछ गलतियां तो माफ कर दी जाती हैं, लेकिन कुछ गलतियां भारी पड़ सकती हैं। दस्तावेजों के मुताबिक मुख्य रूप से 3 प्रकार की त्रुटियां होती हैं और उनके परिणाम बहुत अलग-अलग होते हैं। जी हाँ, बेनामे में होने वाली गलतियों को उनके प्रभाव के आधार पर समझना बहुत जरूरी है। पहली स्थिति वो है जहाँ क्षेत्रफल या रकबा कम निकलता है। मतलब जमीन नापी तो कम निकली। हाँ, मान लीजिए चौहद्दी बिल्कुल सही है, पूरा पश्चिम की सीमाएं अपनी जगह हैं, लेकिन जब जमीन की नापजोख हुई तो पता चला कि बेचने वाले के पास असल में जमीन कम थी। तो फिर खरीदार का क्या होगा? ऐसी स्थिति में कानून कहता है कि चौहद्दी के भीतर जितनी भी भूमि उपलब्ध है उस पर खरीदार का मालिकाना हक बना रहेगा, संपत्ति का स्वामित्व नहीं छीनेगा। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। और दूसरी गलती वही है जिसकी हमने अभी बात की, गाटा या खाता संख्या में गलती, जिसे सुधारा जा सकता है आसानी से। हाँ, लेकिन सबसे दिलचस्प और कहूं तो खतरनाक है तीसरी त्रुटि, गलत चौहद्दी का होना। अगर चौहद्दी ही गलत दर्ज हो गई हो तो फिर क्या होता है? वो सबसे गंभीर स्थिति है। गलत चौहद्दी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दिशा लिखने में कोई चूक हुई है। तो फिर क्या मतलब है इसका? कानूनी रूप से इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि या तो कब्जे की जगह गलत दी गई है या फिर सबसे बुरी स्थिति में विक्रेता उस जगह का मालिक ही नहीं था जिसे उसने बेचा है। बाप रे। जी, अगर चौहद्दी गलत है तो पूरा का पूरा बेनामा शून्य या अमान्य होने की कगार पर पहुंच सकता है। यहां मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। मतलब अगर जमीनी स्तर पर देखें तो कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चौहद्दी कैसे गलत लिखवा सकता है? ये सवाल तो लाजमी है। मेरा मतलब है, अगर कोई जानबूझकर मुख्य सड़क के किनारे की चौहद्दी अपने कागजों में लिखवा ले जबकि सरकारी नक्शे में उसकी पुश्तैनी जमीन काफी पीछे है, तो क्या इसे सिर्फ एक मासूम गलती माना जा सकता है या ये एक सोची समझी चाल होती है? ये बहुत ही सटीक सवाल है और अदालतें भी मामलों की सुनवाई करते वक्त बिल्कुल यही सवाल पूछती हैं। विवादों के असली कारण अक्सर यहीं से पैदा होते हैं। आपने कब्जा बनाम नक्शा का जो उदाहरण दिया वो इसका सबसे बड़ा जमीनी कारण है। अच्छा, तो ये अक्सर होता है? बहुत बार। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का वास्तविक कब्जा एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पर होता है। मान लीजिए किसी हाईवे के किनारे। हाँ, हाईवे वाली जमीन तो महंगी होती है। बिल्कुल। लेकिन जब सरकारी नक्शा, जिसे आम भाषा में शजरा भी कहते हैं, उसमें देखा जाता है तो उसकी जमीन पीछे खेतों की तरफ होती है। वो हाईवे वाली जमीन अक्सर ग्राम समाज की या किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जो वहां रहता नहीं है। और वो बेचने वाला उसी प्राइम लोकेशन की चौहद्दी दिखाकर अपनी पीछे वाली जमीन के नंबर पर आगे वाली जमीन ऊंचे दाम पर बेच देता है। क्या बात है! जी बिल्कुल, एक तरह का धोखा है ये, और इसीलिए अदालतें गलत चौहद्दी को गंभीर धोखाधड़ी मान सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ, और दूसरा एक और बड़ा कारण सामने आता है जिसे अविभाजित जोत या अनडिवाइडेड प्लॉट कहते हैं। ये अनडिवाइडेड प्लॉट का क्या चक्कर है? देखिए, मान लीजिए किसी परिवार के पास 10 बीघे का एक बड़ा खेत है। अब परिवार का एक सदस्य बिना किसी कानूनी बंटवारे के उस 10 बीघे में से 10 बिस्वा का एक छोटा हिस्सा बेच देता है। बिना बंटवारे के? हाँ,
समस्या तब आती है जब वो उस पूरे 10 बीघे की असली चौहद्दी लिखने की बजाय सिर्फ सड़क के किनारे वाले एक खास हिस्से की चौहद्दी बैनामे में दर्ज करवा देता है। जबकि असल में तो जमीन का बंटवारा हुआ ही नहीं था, मतलब वो हिस्सा उसका था ही नहीं आधिकारिक रूप से। सही कहा आपने। और भविष्य में जब परिवार के अन्य सदस्य उस सड़क किनारे वाले हिस्से पर अपना दावा ठोकते हैं तो खरीदार बुरी तरफ फंस जाता है। बेचारा खरीदार तो गया काम से। बिल्कुल। इसके अलावा एक तीसरा कारण भी बहुत आम है, पट्टे की जमीन। पट्टे की जमीन में क्या दिक्कत आती है? पट्टे की जमीन अक्सर बड़े गाटा नंबरों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होती है। अगर पुराने दखलनामा यानी उस पत्र से जिसमें मूल कब्जे का विवरण होता है उससे चौहद्दी का मिलान नहीं किया गया तो संपत्ति का सही स्थान खोज पाना लगभग असंभव हो जाता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर किसी इंसान से सच में कोई अनजानी गलती हो जाए, मान लीजिए कोई टाइपिंग मिस्टेक ही हो गई हो या दिशा समझने में सच में चूक हो गई हो, तो क्या रातों रात करोड़ों का निवेश डूब गया? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि स्रोतों को देखकर ऐसा लगता है कि समाधान के कुछ विधिक रास्ते मौजूद हैं। हाँ, बिल्कुल, घबराने की कोई बात नहीं है। दस्तावेजों में लिपिकीय त्रुटियां होना कोई नई या अनोखी बात नहीं है। ये तो राहत की बात है। कानून ने इसे सुधारने के बहुत ही सुस्पष्ट और सुलभ रास्ते दिए हैं। इस गलती को रेक्टिफिकेशन डीड या सुधार विलेख के जरिए ठीक किया जा सकता है। और आम बोलचाल की भाषा में इसे तितिम्मा कहा जाता है, राइट? जी, तिथिम्मा। तो ये तितिम्मा बनवाने की प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है? देखिए, इसे मूल रूप से 2 स्थितियों में किया जा सकता है। पहली स्थिति वो है जहां आपसी सहमति हो, मतलब दोनों पार्टियां मान जाएं। हाँ, पंजीकरण अधिनियम यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 15(2) के तहत अगर जमीन बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों ये मानते हैं कि उनसे अनजाने में गलती हुई है, तो वे पुराना बैनामा, नक्शा और राजस्व रिकॉर्ड लेकर उसी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं जहां मूल रजिस्ट्री हुई थी। और फिर वहां क्या होता है? वहां एक नया ड्राफ्ट तैयार किया जाता है जिसमें पुराने बैनामे का हवाला देकर सही चौहद्दी या सही विवरण दर्ज किया जाता है। और मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया में ज्यादा खर्च भी नहीं आता होगा। बिल्कुल नहीं। इसके लिए आमतौर पर बहुत नाममात्र की फीस लगती है, जैसे 100 से 500 रुपए के बीच, या फिर राज्य के नियमों के अनुसार कुछ प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी लगती है। ये तो बहुत ही आसान है। हाँ, बस इस नए रजिस्ट्रेशन के बाद केवल राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण यानी म्यूटेशन करवाना होता है और संपत्ति पूरी तरह से सुरक्षित हो जाती है। रुकिए, ये तो तब हुआ ना जब सब कुछ शांति से निपट जाए। जी। लेकिन एक बहुत बड़ा अगर है यहाँ। क्या? अगर जमीन बेचने वाला मुकर जाए या वो सहयोग करने से ही मना कर दे, या फिर मान लीजिए वो दुनिया में न रहे और उसके वारिस बात सुनने को तैयार ना हो, तब एक खरीदार क्या करेगा? तब मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है और कानूनी लड़ाई की शुरुआत होती है। तो कोर्ट जाना पड़ेगा? जी। यदि आपसी सहमति नहीं बन पाती है तो खरीदार को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 26 के तहत सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। वहां वो मैंडेटरी इंजंक्शन या डिक्लेरेशन सूट दाखिल कर सकता है। जरा रुकिए, इस कानूनी जार्गन को थोड़ा आम भाषा में डिकोड करते हैं। बिल्कुल, बताइए। ये मैंडेटरी इंजंक्शन और डिक्लेरेशन सूट का सीधा सा मतलब क्या ये है कि अदालत सीधे तौर पर विक्रेता को आदेश देती है कि वो इस गलती को ठीक करे, या फिर कोर्ट खुद ये घोषित कर देता है कि दस्तावेजों की गलती के बावजूद असली मालिक खरीदार ही है। आपने बिल्कुल सही समझा। कोर्ट सबूतों के आधार पर विक्रेता को सुधार के लिए बाध्य कर सकता है या फिर संपत्ति पर खरीदार के कानूनी अधिकार की आधिकारिक घोषणा कर सकता है। ये तो बहुत पावरफुल टूल है तो, लेकिन ये प्रक्रिया लंबी हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले तो लंबे खिंचते ही हैं। इसीलिए कानूनी विशेषज्ञों की सबसे पहली सलाह यही होती है कि जैसे ही गलती का पता चले तुरंत तितिमा करवा लेना चाहिए। क्योंकि अगर देरी की गई तो हो सकता है कोई पड़ोसी उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करे या खामखा का विवाद खड़ा कर दे। एकदम सटीक बात है। समय पर कदम उठाना सबसे जरूरी है। और आपको बता दूं, आजकल इस प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी बना दिया गया है। वो कैसे? अलग अलग राज्यों ने अपने पोर्टल्स बनाए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में IGRS पोर्टल है और बिहार में भूमि जानकारी पोर्टल काम करता है। अच्छा, ऑनलाइन सब उपलब्ध है? जी हाँ, वहां जाकर कोई भी व्यक्ति पुराने रिकॉर्ड चेक कर सकता है और इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझ सकता है। ये तो हुई प्रक्रियाओं की बात। लेकिन जब ये सारे विवाद वास्तव में न्यायपालिका के सामने पहुंचते हैं तो न्यायाधीश किन सिद्धांतों के आधार पर फैसला सुनाते हैं? उनका एक तय नजरिया होता है। हाँ, क्योंकि हमारे स्रोतों में कुछ बहुत ही दिलचस्प
अदालती फैसलों या लैंडमार्क जजमेंट्स का जिक्र है जो पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। न्यायपालिका का इस विषय पर जो रुख रहा है वो बहुत ही तार्किक है। अदालतों का एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, अंग्रेजी में कहें तो बाउंड्रीज प्रिवेल ओवर सर्वे नंबर और एक्सटेंट। मतलब चौहद्दी सबसे ऊपर है। जी, यानी अगर संपत्ति की पहचान स्पष्ट हो पा रही है तो चौहद्दी हमेशा सर्वे नंबर या जमीन के क्षेत्रफल पर हावी रहेगी। अगर हम इसे कुछ वास्तविक मामलों के जरिए समझें तो 2006 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक मामला बहुत चर्चित रहा है, सुभागा बनाम शोभा। हाँ, वो मामला बहुत ही महत्वपूर्ण नजीर पेश करता है। उसमें क्या हुआ था? उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि यदि संपत्ति की पहचान करना संभव है तो दस्तावेजों में चौहद्दी या अन्य विवरणों में हुई गलती को सुधारा जा सकता है। कोर्ट ने इसे सिर्फ एक मिसडिस्क्रिप्शन माना। इसी तरह 2008 का पूरनराम बनाम भागूराम मामला भी है। इसमें क्या फैसला आया था? इसमें न्यायालय ने कहा कि अगर कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है और सिर्फ कोई आपसी या एक तरफा गलती हुई है तो उसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत सुधारा जाना चाहिए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट्स के भी कुछ फैसले तो इतने रोचक हैं कि वे किसी फिल्म की कहानी लगते हैं सच में। हाँ, कुछ केसेस तो बहुत ही अनोखे होते हैं। मद्रास हाई कोर्ट का 2024 का एक मामला बढ़कर तो मैं हैरान रह गया। उस मामले में बेनामे के अंदर पूर्व और पश्चिम की चौहद्दी को ही आपस में बदल दिया गया था। मतलब इंटरचेंज कर दिया गया। हाँ, मतलब जो पूरब में होना चाहिए था वो पश्चिम में लिखा था। बिल्कुल, वो मोहम्मद मुनवर बनाम NC नेसन का मामला था। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने घर खरीदा और दस्तावेजों में लिखवा दिया कि घर का मुख्य दरवाजा सड़क की तरफ नहीं बल्कि पीछे नाले की तरफ खुलता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ। कोई भी आम इंसान अगर उस बेनामे को देखेगा तो यही सोचेगा कि भाई ये कागज तो अब रद्दी हो गया और जमीन हाथ से निकल गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जज ने इसे धोखाधड़ी नहीं माना। अच्छा जी, अदालत ने इसे सुधारने योग्य माना और बेनामे को रद्द नहीं किया। और जज ने ऐसा फैसला क्यों दिया? मेरा मतलब है अगर दिशा ही पूरी तरह उल्टी लिखी है तो कानून उसे नजरअंदाज कैसे कर सकता है? यहीं पर वो बात आती है कि अदालतें सिर्फ कागजों पर लिखी इबारत नहीं पढ़ती, वे उस इबारत के पीछे की कहानी और इंसानी नीयत को समझती हैं। नीयत, जिसे हम ओरिजिनल इंटेंशन कहते हैं। अदालत ये देखती है कि क्या विक्रेता ने सच में जमीन बेचने का इरादा किया था, क्या पैसे का लेन देन सही तरीके से हुआ था, क्या खरीदार को उस जमीन का कब्जा दिया गया था और क्या आसपास के पड़ोसियों की चौहद्दी बाकी दिशाओं से मेल खा रही है। समझ गया। जब ये सारी चीजें साबित हो जाती हैं तो ये साफ हो जाता है कि पूर्व और पश्चिम का बदलना महज एक टाइपिंग मिस्टेक थी। एक मानवीय भूल के कारण किसी का संपत्ति का अधिकार नहीं छीना जा सकता। सच कहूं तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है। और ऐसी ही एक राहत केरल हाई कोर्ट ने 2024 के अपने एक फैसले में दी है। जी, स्टैंप ड्यूटी वाला मामला। हाँ, उसमें अदालत ने तय किया कि जब कोई सुधार विलेख यानी रेक्टिफिकेशन डीड बनवाई जाती है तो उस पर नए बैनामे जितनी भारी भरकम स्टैंप ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। ये बहुत ही तार्किक फैसला था। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी 2023 में यह फैसला दिया था कि विवाद होने पर चौहद्दी ही सर्वे नंबर पर हावी होगी। मतलब देखा जाए तो देश की तमाम अदालतें एक ही सुर में कह रही हैं कि जमीन पर जो भौतिक सच्चाई है वही कानून की नजर में असली सच्चाई है। बिल्कुल, बशर्ते आपकी नीयत साफ हो और कोई धोखाधड़ी करने का इरादा ना रहा हो। तो दस्तावेजों के इस पूरे पुलिंदे को खंगालने के बाद ये तो साफ हो गया कि अगर गलती हो जाए तो कोर्ट के जरिए या आपसी सहमति से सुधार कैसे किया जा सकता है। जी, रास्ते खुले हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारत में कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया कितनी लंबी और थका देने वाली हो सकती है। पैसा, समय और मानसिक शांति सब दांव पर लग जाता है। वो तो है, कोई भी कोर्ट के पछड़े में नहीं पड़ना चाहता। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई अचल संपत्ति खरीदते समय ऐसी नौबत ही ना आए, इसके लिए क्या सुरक्षात्मक उपाय या ड्यू डिलिजेंस अपनाए जाने चाहिए? ये सबसे जरूरी बात है। संपत्ति के मामलों में सुरक्षा का एक बहुत पुराना और स्वर्णिम नियम हमेशा याद रखना चाहिए। चोरी की वस्तु हमेशा चोरी की ही रहती है। मतलब स्टोलन प्रॉपर्टी रिमेन्स स्टोलन। बिल्कुल, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस संपत्ति को कितनी बार खरीदा या बेचा गया है। यदि मूल विक्रेता उस विशिष्ट चौहद्दी वाली जमीन का असली मालिक नहीं था तो चाहे कितना भी पैसा चुका दिया जाए, खरीदार को कभी भी कानूनी मालिकाना हक नहीं मिल सकता। तो एक खरीदार को अपनी गाड़ी कमाई देने से पहले क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहला और बुनियादी कदम है कि सिर्फ बातों या रंगीन कागजों पर भरोसा न किया जाए। तो फिर क्या करें? राजस्व अधिकारियों के पास जाना चाहिए। जो सरकारी नक्शा होता है जिसे ट्रेस कहते हैं,
उससे जमीन की मौजूदा चौहद्दी का भौतिक मिलान करना चाहिए। ठीक है। और दूसरा सबसे अहम और जमीनी काम है पड़ोसियों से बात करना। हाँ, क्योंकि पड़ोसी ही सबसे सटीक जानकारी दे सकते हैं कि असल में वहां किसका कब्जा है और वो जमीन पिछले कितने सालों से किसके पास है। एकदम सही। लेकिन इन सब के अलावा बचाव का एक ऐसा उपाय भी है जो सुनने में थोड़ा हटकर लगता है, लेकिन वो बहुत ही अचूक है। या कोई अन्य सरकारी लाइसेंस दुकान मौजूद है तो उस दुकान के लाइसेंस दस्तावेजों में दर्ज चौहद्दी से अपनी जमीन की लोकेशन का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा सकता है। मतलब ये सच में एक आउट ऑफ द बॉक्स लाइफ हैक लगता है। और ये हैक इसलिए इतना स्मार्ट और प्रामाणिक है क्योंकि इसके पीछे सरकारी प्रक्रिया का विज्ञान काम करता है। वो कैसे? देखिए, जब आबकारी विभाग या कोई अन्य सरकारी विभाग किसी दुकान को लाइसेंस जारी करता है तो उससे पहले वे उस दुकान के चारों ओर की चौहद्दी का बहुत सख्ती से सत्यापन करते हैं। उनकी मैपिंग बहुत सटीक होती है। मतलब जब कोई इंसान अपनी जमीन की चौहद्दी को उस लाइसेंसी दुकान की चौहद्दी के साथ रखकर देखता है तो वो असल में एक सरकारी रिकॉर्ड को दूसरे सरकारी रिकॉर्ड से प्रमाणित कर रहा होता है। एकदम सही। ये एक बेहद जागरूक और सतर्क नागरिक की निशानी है। बहुत खूब। इसके अलावा एक दो बातें और ध्यान रखने वाली हैं। जी बताइए। अगर कोई पट्टे की जमीन खरीद रहा है तो हमेशा पुराना दखलनामा या कब्जा पत्र खोजना चाहिए। वो क्यों? ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि वो पुराना दस्तावेज फटा हुआ या खुर्दबुर्द ना हो, क्योंकि उसी में वास्तविक और पुरानी चौहद्दी का जिक्र होता है। सही पॉइंट है। और सबसे जरूरी बात, विक्रेता को एक भी रुपया देने से पहले जमीन का सीमांकन यानी डिमार्केशन जरूर सुनिश्चित होना चाहिए। मतलब बाउंड्री तय होनी चाहिए। हाँ, अगर जमीन की हदबंदी स्पष्ट है और कोई विवाद नहीं दिख रहा है तभी आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के इस डीप डाइव में हमने एक बहुत ही गहरी और अहम यात्रा की। बिल्कुल। हमने समझा कि कैसे चौहद्दी का महत्व सबसे ऊपर है। ये केवल 4 दिशाओं का जिक्र नहीं है, बल्कि ये किसी भी संपत्ति की आत्मा और उसकी असली पहचान है। एकदम सही कहा आपने। हमने ये भी देखा कि गलतियां किस किस तरह की होती हैं, कैसे तितिम्मा के जरिए उन्हें सुधारा जा सकता है, और ये भी जाना कि हमारी न्यायपालिका कागजी नंबरों और त्रुटियों के बावजूद इंसान की मूल नीयत और भौतिक वास्तविकता को कैसे संरक्षण देती है। और इस पूरी चर्चा का लब्बो-लुबाब यही है कि जब बात रियल एस्टेट की हो तो जानकारी, जागरूकता और सतर्कता ही सबसे बेहतर सुरक्षा कवच है। जी, और शुरुआत में हमने बात की थी कि रियल एस्टेट का परिदृश्य एक्सरे जैसा साफ नहीं होता, बल्कि एक दलदल जैसा होता है। लेकिन अब यह स्पष्ट है कि अगर सही सवाल पूछे जाएं और चौहद्दी की ताकत को समझा जाए तो उस दलदल में भी रास्ता साफ दिखाई दे सकता है। पर जाते जाते मेरे मन में एक विचार आ रहा है जो शायद भविष्य की ओर इशारा करता है। अच्छा, वो क्या? आज हम बात कर रहे हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की। हम बात कर रहे हैं पारंपरिक चौहद्दी की, जहां हम लिखते हैं कि पूरब में रामू का खेत है और पश्चिम में आम का पेड़। हाँ, सदियों से यही व्यवस्था चली आ रही है। लेकिन सोचिए, जैसे जैसे हम तकनीकी भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, क्या होगा जब जमीनों की रजिस्ट्री में इस पारंपरिक चौहद्दी की जगह पूरी तरह से सटीक जीपीएस कोऑर्डिनेट यानी अक्षांश और देशांतर ले लेंगे? ये एक बहुत ही विचारणीय सवाल है। तकनीक काफी तेजी से बदल रही है। अगर ऐसा होता है तो क्या तब भी क्षेत्रफल बनाम चौहद्दी की यह सदियों पुरानी कानूनी बहस अदालतों में मायने रखेगी? या फिर ड्रोन और सैटेलाइट मैपिंग के इस नए युग में जहां हर इंच जमीन डिजिटल रूप से दर्ज होगी, हमें अपने पूरे संपत्ति कानून को सिरे से बदलना पड़ेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शायद भविष्य में वो एक्सरे मशीन सच में काम करने लगे और सब कुछ बाइनरी हो जाए। लेकिन तब तक के लिए जब भी कोई अचल संपत्ति का सौदा हो तो कागजों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और अपनी चौहद्दी पर पैनी नजर बनाए रखनी चाहिए।